ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये टॉपिक जस्ट एक ब्रीफ है रिवीजन के लिए, एग्जाम से पहले जस्ट रिवीजन के लिए टॉपिक बनाया गया है ना। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जस्ट रिवीजन हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे का एग्जाम थोड़ा ठीक जाए, इसके लिए रिवीजन किया गया। पहला है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रांसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर में, उसके अंदर में, है ना, जो प्रॉपर्टी है इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि कुछ चीजों से मिलावट या ऐसे होने के बाद जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसको कहते हैं ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। किसी बॉडी के अंदर में इंट्रांसिक प्रॉपर्टी जो कि उस बॉडी के अंदर में एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उसके वजह से डेवलप होता है, राइज होता है ना। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, और वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ये डेवलप करता है। ठीक है, तो चार्ज जो है किसी बॉडी का इंट्रांसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है ना, जो किसी आयन से या इस सब में कन्वर्ट होने से या उसमें कुछ डेवलप होने से डेवलप होता है। जो किसी जब चार्ज क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करता है अलग अलग बॉडियों पे। अब आते हैं क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या मतलब होता है? ठीक है, चार्ज का क्वांटाइजेशन है क्या मतलब? चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वो 2e, 3e, 1e इस फॉर्म में होगा, 5e, तो ये नंबर जो होगा इंटीग्रल होगा। नंबर क्या होगा? इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इंटीग्रल प्रॉपर्टी होगा, और कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं, ऐसा नहीं होगा 1/2e, ऐसे नहीं होगा 2.5e, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो एक नंबर होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से मल्टीपल होगा, या कभी कभी पॉजिटिव प्लस और माइनस दोनों ही यूज होगा अलग अलग चार्ज कंडीशन के लिए, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के लिए। तो चार्ज में हमेशा Q इक्वल टू NE होता है, जहां पे Q जो है बेसिकली उसका चार्ज है, Q जो है टोटल चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज का नेचर बता रहा है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा है, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, जो कि एक इंटीजर नंबर होगा। जब भी होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ होगा, 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जब भी होगा तो क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। आता है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शो द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ चार्ज। मिल्कन ऑयल ड्रॉप ने एक्सपेरिमेंट ने वो चार्ज के अलग अलग नेचर को बताया, है ना। आर नॉट फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ ई, और ये भी बताया कि चार्ज जो है ई का फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा, नहीं, जब भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी ऐसा नहीं होगा 1/2e, ऐसा नहीं होगा, ये 0.5e, ऐसा नहीं होगा। तो इसने क्या बताया? डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज, अलग अलग चार्ज के नेचर को बताया, और ये बताया कि चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा। दो चीजें इसने बताई। ओके, तीसरा आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एडिटिव इन नेचर में होता है, यानी टोटल चार्ज जस्ट अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज होता है। मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास चार्ज है Q1, Q2, Q3, है ना, Q4। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो, कुछ नहीं करना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जोड़ देना होगा, यानी अलजेब्रिक सम निकाल देना होगा। ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज का अलजेब्रिक सम निकाल देंगे तो यही जो हो जाएगा चार्ज का एडिटिव होगा। यानी चार्ज को जब भी हम करना होगा तो प्लस या माइनस रहेगा तो उसके आगे साइन रख के सबको प्लस कर देना है, सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दूसरा आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है ना। अब मोशन ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी, बॉडी जो है ना, चार्ज के मोशन नहीं, बॉडी के मोशन, जिसमें बॉडी में जो चार्ज देखा जा रहा है उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करता, और ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर देख रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे डिपेंड नहीं करता है। मोशन ऑफ द बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है।
इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ में से एक लॉ है, क्योंकि इसी पे सारा लॉ आगे का जाएगा। तो ये जो है वेरी VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज, कहता है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है वो उन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच का दूरी है R, तो ये कहता है कि फोर्स जो लगेगा इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा Q1 Q2 का, जितना ज्यादा वैल्यू होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, और इनके बीच के दूरी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो फोर्स क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे Q1 Q2 जैसे जैसे बढ़ेगा F1 का वैल्यू भी बढ़ेगा, यहाँ पे R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा F का वैल्यू घटेगा, ये होता है। और कैसे, इसके स्क्वायर के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो हम लोग आ गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R1 R का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट यूज किया, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो गया, ये जो हो गया दो बॉडी के बीच में, जब बॉडी, है ना, R डिस्टेंस पर रखे गए हैं और बॉडी जो है बेसिकली एयर में रखा गया है, बेसिकली कहाँ रखा गया, एयर या वैक्यूम में रखा गया है, तब उन दोनों बॉडी के बीच में इतना फोर्स लगेगा। इतना फोर्स जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि दो बॉडी के बीच में, जब दो बॉडी स्टेशनरी रहती हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये कूलम्स लॉ बताता है। कूलम्स लॉ बताता है कि दोनों बॉडी के मास चार्ज को मल्टीपल कर दीजिए और उनके बीच की दूरी को स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और बीच की दूरी स्क्वायर दूरी से उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 के, है ना, बराबर उसमें फोर्स लगेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल वर्ड को हटाने कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं ये फोर्स क्या है, दो बॉडी के बीच में लगा है, ठीक है। उनके बीच का ये फोर्स क्या है, दो बॉडी के बीच में लगा है, यानी दो चार्ज बॉडी के बीच में लगा है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। ये जो है एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है जो कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ठीक है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। ये जस्ट याद रखेंगे, मैं लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए है ना। जो लोग आप पहली बार पढ़ रहे हैं वो इससे रिलेटेड बड़ा वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर अभी जो जो लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जिनका एग्जाम है लास्ट, जस्ट वो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए, है ना। फ्री स्पेस इज अ वैक्यूम, फ्री स्पेस जनरली कुछ नहीं है, वैक्यूम है, एंड मेनी बी टेकन टू एयर। कभी कभी हम लोग उसको बेसिकली वैक्यूम है, मगर हम लोग प्रैक्टिकली इसको एयर के रूप में जानते हैं, फ्री स्पेस। तो देखिए, इस अभी जो मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू है, वो वैल्यू ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कैसे निकलता है मेरे बड़े वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी जस्ट आप इसको याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका काम आए। जस्ट ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे और इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, पूरा एग्जाम को ही क्लियर करके रखा गया है कि क्या क्या पूछ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इफ फ्री स्पेस इज रिप्लेस बाय मीडियम, अगर फ्री स्पेस को आप मीडियम से रिप्लेस कर दीजिएगा तो इस ई नॉट को, यानी एप्सिलॉन नॉट को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ई नॉट के रूप में, या ई नॉट ई आर, ई नॉट
ना, सॉरी ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के और या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां पे के जो है ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और या रिलेटिव परमेबिलिटी, के जो है वो है ये के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमेबिलिटी है के। ओके, तो अगर मीडियम एयर के अलावा कुछ दूसरा होगा, एयर के अलावा कुछ दूसरा होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है एयर, अगर एयर होगा तो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, अगर एयर होगा तो एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसके जगह पर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमेबिलिटी है, इस के को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम के बारे में हम लोग बात करें, कोई मीडियम होगा तब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं के का वैल्यू क्या होगा, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, dielectric constant is nothing, it is the k by k as k is equal to epsilon by epsilon naught, यानी कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E r is equal to epsilon r equal to epsilon by epsilon naught। ठीक है, अगर अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वैक्यूम होगा तो k का वैल्यू 1 आएगा, वैक्यूम होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वैक्यूम होने पे 1 आएगा। और अगर कोई कंडक्टर होगा, अगर कोई कंडक्टर होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मेरा जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, है ना। अगर कोई कंडक्टर है या मेटल है तो बेसिकली हम लोगों ने अभी पढ़ा कि k इज इक्वल टू नथिंग एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k को हम लोग म्यू आर एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन म्यू एप्सिलॉन जीरो ये, और इस k का वैल्यू अगर अगर ये एयर होगा तो 1 होगा, अगर मेटल होगा तो इनफाइनाइट होगा। और इस म्यू नॉट का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, म्यू नॉट का वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायमेंशन है m-1, m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻⁴ और a⁻²। ये है इसका डायमेंशन। ठीक है, ये है इसका डायमेंशन। अब आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, दो चार्ज थी और उनके बीच में लग रहा था, वो जो था उसका जस्ट उसका स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ा था। और वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि हमारा दूरी को हम लोग कह रहे हैं, इस पोजीशन पे हम लोग मान लिया R1 माने थे और इस पोजीशन पे R2, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का पावर Q, यहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म है। और याद रखेंगे ये फोर्स जब हो रहा है कब, जब ये वाला बॉडी 2 वाला बॉडी इस 1 वाले बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है, यानी Q1 पे कितना फोर्स लगेगा तो ये होगा। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का Q12 का वेक्टर फॉर्म, कब, जब ये जो होगा Q2 जो होगा Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। अब Q2 पे Q1 कितना लगा, ये जब था जब Q2 Q1 पे लगा रहा था। अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं तब जब Q1 Q2 पे लगा रहा है वो देख रहे हैं, Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग तो देखिए, तो अगर Q2 पर लगाएगा Q1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम उसी तरह होगा Q1 Q2, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, R2 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का क्यूब R21 वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, आप इसको वर्ड में लिख के कुछ हद तक डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसको वर्ड में अगर आपको लिखना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा
तो उसका फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर की। इसमें देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ निकल रहा है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है ना, यानी चार्ज से बाहर निकाला। नेगेटिव में चार्ज के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव में क्या हो रहा है, चार्ज के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव में चार्ज के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो नेगेटिव में आएगा चार्ज के अंदर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम लोग आते हैं कि अगर ये तो अलग अलग सिंगल सिंगल, ये दोनों सेपरेट है, ये आइसोलेट है, एक दूसरे के साथ नहीं है। अब मान ली दोनों चार्ज ये आइसोलेटेड है, दोनों चार्ज आइसोलेटेड है, मतलब इस चार्ज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस चार्ज का इसके। अब मान ली दो चार्ज रखा जाए, कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, तो देखिए इसके पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड लाइन को रिपेल करेगा, तो ये लाइन ऐसे मुड़ जाएंगे, ये इसको रिपेल करेगा इसलिए मुड़ जाएंगे, और ये इसको भी रिपेल करेगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मुड़ जाएंगे। ऐसा करके ये लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा। फिर आते हैं, अगर दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और निगेटिव में जाके इन कर जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाकर इन कर जाएगा। तो ये याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव में इन करता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कोई सीट है या ऐसा कोई रड है, इसमें हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक छोटा सा पॉइंट उस पर चार्ज है, और यहाँ पे एक हर जगह चार्ज है, कोई सीट है, कोई रॉड है, कोई बैक क्यूब है, क्यूबाइड है, जहाँ पे हर जगह चार्ज है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। इसी का डिफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, व्हेन चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड, चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, इन ए रीजन, किसी क्षेत्र में एक दूसरे से हम क्लोजली स्पेस्ड है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज एक दूसरे से एकदम क्लोजली स्पेस्ड है ना, किसी रीजन में, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन तरह का होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। पहला जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला जो नाम है उसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला जो है उसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लीनियर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में देखिए। ये मान लीजिए कोई एक लीनियर चीज है, ठीक है, ये कोई लीनियर चीज है जिसका लेंथ पकड़ लीजिए कि पूरा लेंथ एल है, पकड़ लीजिए कुछ देर के लिए पूरा लेंथ एल है, ठीक है। और इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पकड़ लीजिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्यू। तो एल लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्यू, तो वन लेंथ पे कितना होगा क्यू बाई एल, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये वाला लीनियर चार्ज, और ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मेरा पूरा चार्ज पता हो, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को जनरली हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बॉडी जो है इसका हम लोग स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, ये वाला स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो मुझे यहाँ पे स्मॉल का चार्ज कितना मिलेगा, तो अरे स्मॉल चार्ज मुझे जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्मॉल चार्ज, यहाँ पे स्मॉल चार्ज मिलेगा डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो वन लेंथ पर इसका चार्ज है बेसिकली आपको लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू नथिंग, इट इज द क्यू बाई लेंथ। तो क्यू लेंथ पे कितना जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लेंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा लैम्डा डीएल। दूसरी भाषा में कुछ भी नहीं समझ में आता, आप ऐसा समझिए कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल डी क्यू। यहाँ पे लैम्डा जो है वो जो है बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पोजीशन पे जो हमारा स्मॉल चार्ज मिला वो है डी क्यू,
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरा r, और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, ये पॉइंट पे जहां पर निकालना है वहां पे, है ना, जो चार्ज है वो Q नॉट है। तो इस पॉइंट पे मेरा फोर्स जो होगा इससे बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव लगेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज डी क्यू, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स कैसे निकालते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर मेरा है Q नॉट, है ना, और Q2 के जगह पर है डेल Q बाई आर स्क्वायर और वेक्टर आर। तो ये हो जाएगा df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और dq के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा dl। तो dq के जगह पर हम लोगों ने लिख दिया लैम्डा dq, मतलब बहुत स्मॉल चार्ज लिया है ना, एक बार तो पूरा बॉडी का चार्ज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, एक बार तो इस पूरे लेंथ का चार्ज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, पूरे लेंथ का, इस पूरे लेंथ का एक बार में हम लोग चार्ज नहीं निकाल पाएंगे इस पूरे लेंथ का। तो हम लोग इसको स्मॉल कर देंगे, उसके बाद इसको हम लोग निकालेंगे, स्मॉल कर देंगे उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो स्मॉल कर देंगे, स्मॉल का मतलब डेल एल, है ना, या डी क्यू। ठीक है, स्मॉल लेंथ स्मॉल चार्ज, तो ना बाद में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम लोग जानते हैं, है ना, जब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 11 से, कि स्मॉल को लीजिए फिर उसको इंटीग्रेशन कर दिए। आपको टोटल चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, ये तो हो गया स्मॉल चार्ज ड्यू टू डी क्यू, ये स्मॉल चार्ज हो गया ड्यू टू डी क्यू, यानी लैम्डा डी एल की वजह से, ये हो गया स्मॉल चार्ज की वजह से फोर्स जो आया उस पर। हम चाहते हैं क्यू नॉट पे टोटल फोर्स कितना है, तो ये स्मॉल फोर्स आया है उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, लाइन इंटीग्रल, चूंकि लाइन लिए हैं तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू कर देंगे तो क्यू जीरो यहाँ पे आगे आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नो, 1/4 पाई एप्सिलॉन अंदर रह गया, सॉरी बाहर आ गया, और ये वाला वेरिएबल ये जो है ये सब अंदर रह गया, ये वाला यहाँ रह गया, और ये वाला यहाँ रह गया, और ये वाला यहाँ रह गया, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा Q नॉट पे टोटल लेंथ के वजह से चार्ज। और ये है, ये जो है मेरा ये लेंथ इंटीग्रल, हाँ बस एक लेंथ इंटीग्रल इसलिए लेंथ लगाए। अब आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, टोटल सरफेस, सीट है कोई, चादर का कोई सीट है, ठीक है, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसका है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा, जो कि बेसिकली कुछ नहीं होगा, डी क्यू बाई डी एस होगा। यानी तो स्मॉल चार्ज अगर लीजिएगा तो स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल एरिया होगा, अगर पूरा लीजिएगा तो पूरा चार्ज बाई पूरा एरिया होगा। ये वाला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए इसका यूज करेंगे। हम लोग पहला इसका यूज कर रहे थे, है ना, जब इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करते थे तो हम लोग यूज कर, अभी हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म लेंगे इसलिए स्मॉल एरिया लेंगे, ये वाला स्मॉल एरिया ले लेंगे, ये वाला स्मॉल एरिया ले लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल एरिया ले लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, और सिग्मा तो अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो हम लोग को क्या निकलेगा, सिग्मा को अगर हम लोग यहाँ पे करें, इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं तो इधर भेज देता हूं, तो सिग्मा इंटू डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। तो डी क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चार्ज है यहाँ पे तो उसके जगह पर हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं तो स्मॉल चार्ज होगा, और ये स्मॉल चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस। तो यहाँ पे स्मॉल चार्ज जो है सिग्मा इंटू डी एस, तो चार्ज जो डिफरेंशियल चार्ज है वो क्या है, सिग्मा इंटू डी एस। तो फोर्स कितना होगा इस पॉइंट पे, तो फोर्स कितना होगा इस पॉइंट पे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, याद रखेंगे कि ये मेरे यहां से यहां तक का दूरी हम लोगों ने आर ले रखा है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग एयर मान लें, Q1 के जगह पर मेरा है Q नॉट, Q2 के जगह पर मेरा ये है सिग्मा डी एस, और उनके बीच का दूरी आर स्क्वायर, और ये है इसका वेक्टर, मैं ये फॉर्म आर का, ये क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अगर इसको पूरा नेट के लिए निकालेंगे तो इसको हम लोग जानते हैं, अगर टोटल के लिए निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ले लिए, चूंकि सरफेस ले रहे हैं इसलिए सरफेस इंटीग्रल ले लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए, सब वैल्यू लाके पुट कर दिए, जितना वैल्यू था यहाँ पे लाके हम लोगों ने पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लाके हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने से क्या हो गया सब यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट
इसको और ये वाला पार्ट जो कांस्टेंट वाला पार्ट था उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सब पार्ट को अंदर में छोड़ दिया, बाकी सब पार्ट को क्या यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लगाए और यहाँ पे ये जो हो रहा है सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया है ना फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूअस सरफेस, ठीक है। अब आते हैं फोर्स ड्यू टू ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक कंटिन्यूअस वॉल्यूम की वजह से कितना आएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का बेसिकली क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज यहाँ के लिए बाई वॉल्यूम, मगर हम लोग स्मॉल के लिए ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। तो बेसिकली रो इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू डी क्यू, तो ये हो जाएगा बेसिकली हम लोग का। तो अगर हम लोगों ने एक यहाँ पे स्मॉल चार्ज लिया है ना, ये स्मॉल पूरा वॉल्यूम नहीं है, स्मॉल इसका वॉल्यूम ले लिया, बाकी सब वॉल्यूम पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बाकी सब वॉल्यूम पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा वॉल्यूम जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे स्मॉल वॉल्यूम हम लोगों ने ले लिया, इस पे स्मॉल वॉल्यूम इतना हम लोगों ने ले लिया, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू भी हम लोगों ने सीखा है 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 की जगह पर यहाँ पे मैंने क्या लिया है Q नॉट, क्योंकि इसी जगह पर मुझे फोर्स निकालना है, ये Q नॉट हम लोगों ने लिया क्योंकि इसी जगह पर मुझे फोर्स निकालना है, इसलिए Q नॉट ले लिया है, ठीक है। और इस जो पॉइंट पे लगा रहे हैं तो यहाँ से तक का दूरी मैंने R ले रखा है, ठीक है, वेक्टर R ले रखा है और ये चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज इसलिए फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जो स्मॉल फोर्स लग रहा है, तो स्मॉल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 है ना डेल Q बाई R स्क्वायर R5, डेल Q के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू रख सकते हैं है ना, रो डीवी, डीवी मैंने वैल्यू रख दिया, रो डीवी वैल्यू रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने इसको रखा और देखा। अगर हम लोग पूरा इस Q पे टोटल फोर्स चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ का वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दिए, ये वाला वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर दिए, Q0 यहाँ पुट कर दिए, 4 यहाँ पुट कर दिए, सिग्मा पाई यहाँ पुट कर दिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दिए, ये वाला वैल्यू सिग्मा यहाँ पुट कर दिए, डी वे वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग बाहर लेके आ गए, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग बाहर लेके आ गए है ना, और ये यहाँ पे हम लोगों ने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया। तो इस पॉइंट पे कितना टोटल फोर्स डेवलप हुआ ड्यू टू वॉल्यूम, ये हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि फोर्स का वजह से कितना डेवलप हो रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। अभी इसका सेकेंड पार्ट में इसमें 1 घंटे का वीडियो के अंदर मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट फिर अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो फिर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।